बुलेटिन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। एक मुख्तसर सी समरी आपके सामने रख देते हैं कि सारी सिचुएशन बनी क्या है, और उसके बाद जो पैनल साथ मौजूद होगा उनसे बात का आगाज करेंगे। एक एस्केलेशन चल रही थी, अमेरिका और ईरान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जंग चल रही थी। उस पर फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दी, अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम खत्म होने में जब कुछ घंटे रह गए थे तो उसमें 90 मिनट्स पहले वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से न सिर्फ दरखास्त की गई सीज फायर की, बल्कि मुज़ाकरात की पेशकश भी की गई और दोनों मुमालिक को एक टेबल पर लाया गया। कल ये एक तवील एक्सरसाइज हुई है, अभी तक के सीज फायर है और ये उम्मीद की जा रही है कि कल जब ये दोनों मुमालिक आज वापस अपने अपने मुल्कों में चले गए हैं, और इस वक्त जो अभी कुछ देर पहले की जो अपडेट्स हैं, वजीर खारजा ने इजिप्शियन वजीर खारजा से अभी कुछ देर पहले राबता किया है। अब ये रवाबित दोबारा से शुरू हुए हैं ताकि कल जो सारी एक्सरसाइज हुई है उस पर बातचीत की जा सके। उन मुमालिक को जिनका ताउन साथ मौजूद था उनको ब्रीफ किया जा सके कि कल की एक्सरसाइज में हुआ क्या है और उसका आउटकम क्या हो सकता है। सुमेरा स्टूडियो में मेरे साथ ही मौजूद हैं। इसके साथ साथ साहब एक बार फिर ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। साजिद हबीब साहब एवीएम मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर कमर चीमा साहब भी साथ मौजूद हैं। आप तमाम की मैं शुक्रगुजार हूँ। अहमद अल अरबी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। आप सबसे बात का आगाज करने से पहले, आपके एनालिसिस से पहले जरा इस खबर के हवाले से मजीद डिटेल्स ले लेते हैं। सुमेरा बताइएगा, अभी ये इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है एंड आई एम श्योर कि अब मजीद भी गुफ्तो शुनीद का अमल ये शुरू होगा जिसपे वजीर खारजा जो कुछ कल एक्सरसाइज हुई है, जो कुछ कल निकला है या होगा आगे, उस पर अब ब्रीफ कर रहे होंगे। बिल्कुल किरण, इट्स अ वेरी वाइज एक्सरसाइज एंड आई थिंक इट वाज राइट टाइम टू हिट द नेल। और आई एम ग्लैड कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे कॉन्फिडेंस में लेना शुरू कर दिया ममालिक को। अभी गालिबन कुछ देर के बाद वो तुर्की के अपने हम मनसब से भी बातचीत करेंगे, हाकान फिदान से, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची से उनकी एक फॉलो अप कॉल जो है वो ड्यू है। और एक दो नाम मैं और सुन रही हूँ जिसमें आज़रबाईजान का बहुत अहम रोल है। जेहून बैरामोफ जो है वो इन तमाम तर मामलात में आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ ऐसे खड़े होते हैं जैसे अपना सगा भाई हो। बिल्कुल आप कभी कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं देखेंगी। तो यू आर राइट कि ये इट्स हाई टाइम ही शुड टेक एवरीवन इन कॉन्फिडेंस एंड द नेक्स्ट स्टेप इज आई थिंक ही इज गोइंग टू एस्टैब्लिश अनदर हॉटलाइन बिटवीन आवर टॉप सिविल और ये इत्तलात भी हमारे पास आ रही है कि पाकिस्तान इस वक्त भी बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहा है। जैसे कि वज़ीर आज़म ने खुद कहा था कि पाकिस्तान का जो किरदार है ये सालिसी के हवाले से या पीस के हवाले से ये किरदार जारी रहेगा। तो इस पर अभी भी काम हो रहा है। इसमें यकीन जाने ऐसा ही है कि जैसे अभी मेरे और आपके बीच में या अभी यहाँ पे कोई तीसरी कुर्सी डाल के किसी से सिर्फ ये कहा जाए आप सिर्फ ऑब्जर्व करें जी, वो मेरी और आपकी बात को ऑब्जर्व करके नोट लेगा। तो पाकिस्तान का रोल वो है, उन्होंने कशीदगी की तरफ जाने नहीं देना, फायर एक्सटिंग्विशिंग भी करनी है, मगर अपना रोल बड़ा एक सोबराइटी वाला रोल रखना है कि यस आई एम हियर फॉर यू बट आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनीवन्स ब्लॉक राइट नाउ, सो टेक मी एज। और अगर इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये बहुत बड़ा रोल है जो पाकिस्तान प्ले कर रहा है। साजिद हबीब साहब, सर आपकी तरफ आती हूँ, ये फरमाइए कि इस वक्त जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं, मामलात ऐसा नहीं हुआ कि दोनों मुमालिक चले गए, कोई मुआहिदा नहीं हो पाया और उसके बाद ये बंद नहीं हो गया, फुल स्टॉप नहीं लग गया यहाँ पर। बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान की और पाकिस्तान का एक अहम रोल इस वक्त भी जारी है। सर अस्सलाम वालेकुम सब साथियों को, सब दोस्तों को सलाम। बिल्कुल ठीक बात आपने की है कि डिप्लोमेसी चल रही है और जैसे अभी जिक्र किया कि इजिप्ट के जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है उनसे बात हो रही है, तुर्की से बात हो रही है, ये आई थिंक ये बड़ी मैच्योरिटी और की बात है कि हमने जिनको शुरू में जिनके साथ मिलके हमने ये कदम उठाया था, आपको याद होगा कि इसमें तुर्की और मिस्र खासतौर पे शामिल थे और उन दोनों मुल्कों ने कहा था कि ये मुज़ाकरात जो है, ये मीटअप जो है, ये पाकिस्तान में होना चाहिए, उनकी सपोर्ट हासिल थी। तो उनको कॉन्फिडेंस में लेना, चाइना को कॉन्फिडेंस में लेना, ये बहुत अच्छी मूव है, ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि पाकिस्तान को मुबारकबाद हो इस सारा कुछ मैनेज करने में अब तक, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये सिलसिला पाकिस्तान ही मैनेज करेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि क्या कहीं और पे होंगे, अरे भाई कहीं और पे नहीं होंगे। मुझे यकीन है कि चूंकि इस पाकिस्तान को दोनों साइड ने अपना एतमाद दिया आए यहाँ पे, और अगरचे एक कोई हतमी नतीजा नहीं पहुंचा, लेकिन जाते हुए दोनों ने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान का रोल और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जारी रहेगी। मैं तो चाहूंगा कि हो सकता है इसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर या फील्ड मार्शल इनमें से एक ट्रंप से मिलने जाए, एक सऊदी अपने ईरानी प्रेसिडेंट से मिलने जाए। तो आई थिंक ये सिलसिला चलता रहना चाहिए।
इसके बावजूद कि ट्रंप अपने जो टिपिकल रेटरिक्स हैं, जो उसके वो थ्रेट्स होते हैं, वो उसके चल रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला पाकिस्तान बैकवर्ड जो डिप्लोमेसी का जारी रखेगा और इसका अगला मरहला भी जी, आएगा। बिल्कुल ठीक, इसका अगला मरहला आएगा। और कमर चीमा साहब ये फरमाइएगा, एक तो हम डिप्लोमेसी पाकिस्तान की देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप उनकी जो धमकियां हैं या उनकी जो बातें हैं, एक तरफ वो खुशाइन भी कह रहे हैं जो कुछ हुआ है, दूसरी तरफ एक बार फिर वो इस बात पर आ गए हैं धमकियां लगाने पर, अबनाए हुर्मुज़ को किस तरह से अब वो अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं या किस तरह से वो रोकना चाहते हैं। तो क्या वाकई ये आपको पॉसिबिलिटीज में नजर आता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान की तरफ से जो तरसील हो रही है, ईरान के जो जहाज गुजर रहे हैं या उनके इत्तेहादियों के लिए जो जहाज गुजर रहे हैं, वो उस पर कोई हर्डल्स क्रिएट कर सकें, उसे ब्लॉक कर सकें। दो ईरान की तरफ से भी ये एक स्टेटमेंट आ रहा है इस पर कि अगर यहां पर कुछ करने की कोशिश की भी जाती है तो उनके पास एक दूसरा वे आउट अजरबैजान की तरफ से मौजूद है। देखिए बात सिंपल सी है कि ट्रंप साहब के ऊपर ये भी एक प्रेशर है अपने रीजनल अलाइज की तरफ से कि क्या इस जंग से पहले तो जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ खुली थी तो ईरान इतना कंट्रोल तो एक्सरसाइज नहीं करता था, तो आप क्या कर रहे हैं? तो वो समझ रहे हैं क्योंकि टॉक्स हैं वो चीज़ें नहीं लेके आ सकी जो अमेरिका का इंटरेस्ट था, तो हम एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं कि हम इसका ब्लॉकेट कर दें और हम कहेंगे जी ठीक है, कुछ शिप्स ईरान की मर्जी से जा रही हैं तो हमारी मर्जी भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो अगर हम वो ये कुछ ईरानियंस कहीं एक साइड पे हैं, दूसरी साइड पे अमेरिकन्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो बताना चाहते हैं कि हमारा भी इन्फ्लुएंस है, हम भी हमारे भी इस इन्फ्लुएंस को जो है वो समझा जाए। तो मुझे लगता है कि ये किस तरह की चीज़ है। और दूसरा फॉर एग्जांपल अब उनको जो माइन स्वीपर्स चाहिए उसके ऊपर भी काम करना है, ताकि वो समझते हैं कि अगर माइन स्वीपर्स मिल जाएं तो हम जो कि बरतानिया से भी ले रहे हैं, बाकी जगहों से भी वो खुद भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो समझते हैं कि हम इसको जो एक पैसेज ईरान ने रखा है उसके अलावा भी जो बाकी पैसेज है वो हम खोलें और ईरान की ये जो मोनोपोली है इसको ख़त्म करें। और दूसरा ये भी होता है कि जब आप डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिल रहे होते तो आप फिर थोड़ा प्रेशर बिल्ड अप करते हैं, तो ये उनकी तरफ से भी एक प्रेशर बिल्ड अप है। और जो बाकी जो खित्ते के ममालिक थे जिनको जो टेबल पे भी नहीं है, उनको इंटरेस्ट कौन वॉच कर रहा है, उनके लिए तो मसले पैदा हो गए हैं। और अमेरिका इटसेल्फ भी कई दफ़ा कह चुका है कि आओ इसको खिलवाओ, पहले जापान को कहा, यूरोप को कहा, चाइना को कहा, तो वो कह रहे हैं ठीक है, जिनके ईरान से ताल्लुकात अच्छे थे वो तो चीज़ें लेके जा रहे हैं, तेल लेके जा रहे हैं, बाकी ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारे साथ भी पूछ के फिर जाओ। और आपने पहले भी देखा होगा कि इन्होंने कहा था कि हम मिल के इस को जो है वो मैनेज करेंगे। जो उन्होंने ये लफ्ज़ कहा था कि आयतुल्लाह और मैं मिल के करेंगे, तो इस तरह की भी चीज़ें हैं। और ये भी एक बात की जा रही है कि रीजनल फ्रेमवर्क बनना चाहिए स्टेट ऑफ हार्मुज़ के हवाले से। प्लस अमेरिका के अंदर तो और बहुत सारी ऑप्शंस आ रहे हैं कि एक स्टेट ऑफ हार्मुज़ कंपनी बन जानी चाहिए, जिसका काम ही ये हो कि जितनी भी ये नेविगेशन है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल करे और जो खर्चा इसके ऊपर आए वो भी वो भी हम पैसे यहीं से इकट्ठे करें, तो वो तो फिर एक और फ्रेमवर्क में चले गए हैं। तो ये अब देखें, अब स्टेटस को इसको तोड़ना भी तो है जो ईरान ने एस्टैब्लिश किया हुआ, तो मेरा ख्याल है ये ऑप्शंस है कुछ उनके। बिल्कुल ठीक। महमद ये फरमाइएगा कि जिस तरह से हमने आज सुबह जेडी वैंस की बात सुनी, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से बात की, उन्होंने एक अच्छी ऑफर के हवाले से बात की जिसको ईरान ने एक्सेप्ट नहीं किया। और आने से पहले जब वो निकल रहे थे यूएसए से, उस वक्त उन्होंने कहा कि 11 पॉइंट्स ऑलरेडी उस पर इत्तेफाक मौजूद है। कुछ पॉइंट्स हैं 3-4 जिसमें ये एब्सोल्युटली न्यूक्लियर वेपन के हवाले से जो मामलात हैं वहां पर कह लीजिए कि इख्तिलाफ है या डेडलॉक है। दूसरी तरफ अब ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि 7 पॉइंट्स पर इत्तेफाक हो चुका है, 3 पॉइंट्स हैं जिस पर अभी भी इख्तिलाफ बरकरार है। तो हम इसे कह सकते हैं कि जो मुज़ाकरात हुए वो तकरीबन 70-80% जो है वो कामयाबी की तरफ है। सीज फायर या जंग रुकने की बात नहीं है। ईरान जब ये कहता है कि मुझे सस्टेनेबल पीस चाहिए और जब अमेरिका ये कहता है
कि एक नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क या नए सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की जरूरत है पूरे मिडिल ईस्ट को, तो इसका मतलब है कि पूरे के पूरे जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी रीपोजिशनिंग और रीइमेजिनिंग की बात की जा रही है मॉडर्न दौर की जरूरियात के मुताबिक। ये प्रोसेस ओवरनाइट नहीं हो सकता, ये एक लंबा प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल JCPOA वाला जो टॉक्स रहे हैं ईरान से रिलेटेड, वो 2 या 3 साल चलते रहे हैं तकरीबन। अभी आप देखें कि US और चाइना की कोल्ड वॉर के दौरान जो निगोसिएशन को पाकिस्तान ने ब्रिज किया था तो सालों चला, फिर उसके बाद एक फ्रेमवर्क मार्जे वजूद में। तो ये भी इस वक्त जो टॉक्स चल रहे हैं ये एक लेंथी प्रोसेस है जिसके मल्टीपल फेजेस होंगे। अभी पहला फेज हुआ है, पहले फेज में अमेरिका की अगर आप बात करें तो अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान एज अ मीडिएटर इस प्रोसेस में शामिल था। अमेरिका की अल्टीमेट विक्ट्री या सक्सेस ये था कि ईरान बिल्कुल अपना न्यूक्लियर प्लांट प्रोग्राम खत्म कर दे, मिडिल ईस्ट में अपने फुटप्रिंट को श्रिंक कर ले, और ईरान का जो ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर से लेकर और उसके बाद जो सैंक्शंस हैं वो भी सस्टेन्ड रहे। ईरान का जो अल्टीमेट सक्सेस था वो ये था कि सैंक्शंस जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएं, ईरान अपना फुटप्रिंट मिडिल ईस्ट में इंक्रीज करे और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी इंक्रीज करे। तीसरा इसमें पाकिस्तानी फैक्टर था। पाकिस्तान नुमाइंदगी कर रहा था दुनिया की 7 बिलियन पॉपुलेशन की। उनका सक्सेस ये है कि किसी तरह ये जंग रुके, ये जंग मजीद रीजनल और ग्लोबल वॉर ना बने, और जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की डिस्ट्रप्शन की वजह से पूरी दुनिया में कमोडिटीज की प्राइस इंक्रीज हो रही है, खौफ हिजान है, उसको खत्म किया जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान के और दुनिया के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बड़े सक्सेसफुली मीट हुए हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद के ऊपर वो सीज फायर खड़ा था जो पाकिस्तान ने ब्रोकर करके दिया। आफ्टर अमेरिका और इस ईरान की मुज़ाकरात के बाद भी वो सीज फायर उसी तरीके से इंटैक्ट है, विच शोज के पाकिस्तान का जो रोल है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है कि काइनेटिक ऑपरेशंस को हॉल्ट करके सीज फायर की जाए, जबकि आपके पास कोई पॉलिटिकल गारंटीज भी मौजूद ना हो। तो वो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने करवा दिया है। अब आगे डिप्लोमेसी का रास्ता खुला है, तो डिप्लोमेसी इज अ लेंथी गेम, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, वो कंटिन्यूड रहेगा। एंड आई एम वेरी होपफुल कि अब चीजें दोबारा वापस जंग की तरफ नहीं जाएंगी। और ऐसी सिचुएशन में अहमद कि जब हमने देखा है कि 4 साल भी मुज़ाकरात रहे हैं, 18 महीने भी मुज़ाकरात रहे हैं, कोई 20-21 महीने भी मुज़ाकरात रहे हैं, तो ये कोई 5 दिहाइयों का 47 इयर्स का कोई ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ओवरनाइट मामला जो है वो किसी रिजॉल्व की तरफ चले जाएं। अब्दुल्ला साहब एक बार फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, ये फरमाइए कि जिस तरह से अहमद भी इस पर बात कर रहे थे कि जो होप पैदा हुई हैं दोनों तरफ से, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जो अपने अपने पॉइंट्स लेकर आए थे, अपने अपने निकात लेकर आए थे, उसमें से एक तरफ 11 पॉइंट्स की बात हो रही है, एक तरफ 7 पॉइंट्स की बात हो रही है। तो क्या ये उम्मीद इससे निकाली जा सकती है, या फिर दोनों कंट्रीज को एक एक 2-2 पॉइंट्स पर एक एक 2-2 स्टेप्स पीछे हटना पड़ेगा अगर ये प्रॉपरली किसी अग्रीमेंट की तरफ जाना चाहते हैं? तो देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा टेबल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स रखे जाते हैं और उनके ऊपर टफ डिप्लोमेसी एफर्ट्स भी की जाती हैं, लेकिन फिर वो टफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बाद थोड़ा सा आपको पीछे हटना पड़ता है, इसीलिए ये पॉइंट्स टेबल के ऊपर ज़्यादा रखे जाते हैं। अब आप देख लीजिए कि जहाँ एक मैं छोटा सा मिसाल दूंगा कि जी उनके ऊपर उनको कॉम्पनसेशन दी जाए, तो कॉम्पनसेशन तो लॉकर बी केस के अंदर जब पैन एम एयरलाइन का जहाज गिराया था तो अमेरिका ने लीबिया से बिलियंस जो है वो निचोड़ लिए थे, तो ये रूल तो उन्होंने सेट किया हुआ है। लेकिन हाउएवर अगर वो सैंक्शन लिफ्ट कर देते हैं और अगर उनके एसेट्स अनफ्रीज कर दिए जाते हैं तो मोर और लेस उनको ये आज़ादी मिल जाती है। ड्यूरिंग द वॉर उन्होंने ऑयल के ऊपर तो सैंक्शंस लिफ्ट कर दी थी ना ईरान की, दिस इज वन थिंग। अब जब आ जाते हैं जरा आबनाए हुर्मुज के ऊपर, लैंड स्वीपर्स लेके आए हैं, वो लेके जाएंगे, अच्छा फिर चलो लेट्स एज्यूम कि वो बगैर किसी हिंड्रेंस के ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है जी। अच्छा, जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो क्या मिसाइल से जो ये वेसल्स हैं, ये जो 130 के करीब पर डे वेसल्स हैं, क्या ये बच जाएंगे फिर? और क्या ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से जेडी वेंस ने आज कोई बात की कि उन्होंने यानी कि एक किस्म का एक्सेप्टेंस कर लिया ना कि जी न्यूक्लियर तो वो ना बनाएं, और साथ ही आबनाए हुर्मुज की भी बात कर ली, लेकिन क्या उनके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने की बात की? तो ऐसा तो कुछ सामने नहीं आया। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर ईरान की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी खत्म ही हो चुकी है तो फिर अमेरिका अगर विक्टोरियस ही हो गया तो फिर वो 12,000 किलोमीटर यहाँ क्या लेने आया था?
और फिर वो नायब सदर आए हैं, यहाँ उनके स्पीकर और यहाँ उनके वजीर खारजा हैं। तो ये एक वैसे भी डेकोरम के हवाले से भी देखा जाए, दिस मीन्स कि अमेरिका बिजनेस चाहता है, ये हकीकत है। लेकिन उनका एक जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक अपनी जात के अंदर उनका एक गुस्सा है या अना है या जो भी है, देखिए रियलाइजेशन होती है। एक जो हीरो होता है ना, मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, वो हीरो होता है, उस हर फिल्मों के अंदर जो है वो उसको बड़े हीरो का मौका मिलता है, लेकिन जब उसकी उम्र बढ़ जाती है तो फिर उसको बड़े भाई का या अब्बा जी का किरदार मिलता है। उसको ये रियलाइज करने में वक्त लगता है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की और अमेरिका की हालत है वो यही है कि सुपर पावर का स्टेटस तो उनका ऑलरेडी इस टाइम पे वो शेयर कर रहे हैं चाइना और रशिया के साथ। और उसके बाद जो अब सूरत हाल निकल रही है कि आप देखिए ना, अभी जापान और कोरिया की बात हुई, जापान और कोरिया तक ने तो शिपें देने से इनकार कर दिया था आप नए हुर्मुज खुलवाने के अंदर। अच्छा, इससे एक और पहलू बड़ा खतरनाक है और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अब कह रहे हैं कि मैं नेवल ब्लॉकेड करूंगा और वहां जाके मेरे नेवी खड़ी होगी, इसका मतलब यह है कि वो फोर्स कर रहे हैं दीगर ममालिकों के वो भी अपने जहाज लेके आए, जिसका मतलब यह है कि कॉन्फ्लिक्ट का अरीना बढ़ा दिया जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट का जो एरिया है उसको बढ़ाने में डोनाल्ड ट्रंप को फायदा होगा, क्योंकि जिसका जहाज होगा फिर वो वहां आ जाएगा और अपना वो धड़ल्ले से अपना जो वो लेके चला जाएगा अपना जो उनका। वैसे अब्दुल्ला साहब, अगर कोई इस तरह की कोशिश होती है तो क्या आप समझते हैं चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन सकता है? क्योंकि चाइना के हवाले से हम देखते हैं कि वो उनका एक अपना विजन है, वो उस विजन के हवाले से काम कर रहे हैं, वो डेफिनेटली मुतासर तो होंगे अगर ये चीज इस तरफ जाता है अमेरिका, तो क्या फिर इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन सकता है चाइना? जी, वो 2030 तक देखें, राइज पीसफुली ऐसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि मेरे सुनवी डोंग बड़े अच्छे दोस्त हैं जो उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो आई थॉट के राइज पीसफुली का नारा जो है ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि समबडी हैज टू पे द प्राइस। देखें आप, पाकिस्तान इस सारे जो जब भी कभी आपने देखा कि माजी के उठाया जाए तो रिमलैंड एशिया के ऊपर जब हार्टलैंड एशिया से फोर्सेज आती हैं तो वो लड़ के आती हैं। ये पहली दफा है कि रिमलैंड के ऊपर वो बड़े मजे से आई हैं और पाकिस्तान ने उनको एक जगह प्रोवाइड की है। इसलिए चाइना को इस कॉन्फ्लिक्ट में आज नहीं तो कल इसके अंदर कूदना पड़ेगा, वरना चाइना को अपने आप को सुपर पावर कहलवाने में एक तवील अरसा लग जाएगा। दूसरी बात इसके अंदर जो है वो चाइना क्या जाहिर है एक असर्ट तो कर रहे हैं वो अपने आप को, और आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी आज सुबह कहा कि अगर चाइना ने उनको हथियार या न्यूक्लियर असिस्टेंस फराहम की तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। करवा कुछ नहीं सकते। ईरान को भी उन्होंने बड़ा धमकाया था, उनकी टेक्नोलॉजिकल चाइना को आना पड़ेगा। तो अब्दुल्ला साहब, इसी को जरा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं ना। सुमेरा, अगर आना पड़ेगा भी तो किस हद तक चाइना आएगा? चाइना, किरण, बड़ी साफ सी बात, 2040 तक चाइना का कोई प्लान नहीं है किसी जंग में आने का, और ये चीजें हम तकरीबन 2 साल से तो इम्प्लीमेंट होते देख रहे हैं प्रैक्टिकली। चाइना के लिए दुनिया में अगर कोई बहुत अजीज तरीन मुल्क है तो वो है पाकिस्तान। अभी मई 2025 का स्टैंड ऑफ आपके सामने, इंडिया के सामने, पाकिस्तान ने उसको, ठीक है उनका मिलिट्री हार्डवेयर हमारे पास था, बट द बेस्ट मार्केटिंग ऑफ दैट मिलिट्री हार्डवेयर वाज डन बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान के ने मैन और मशीन का फर्क वाजे कर दिया, ये भी बता दिया कि हमारी बैक पर अगर कोई भी नहीं है तो हम अल्लाह के सहारे बहुत बड़ी बड़ी जंग लड़ सकते हैं अकेले। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि उस वक्त, जिस वक्त की आप बात करेंगे, जिस वक्त हवाला दे रही है, तो उस वक्त चाइना का तेल किसी ने नहीं रोका था, चाइना के जहाज नहीं रुके थे, और चाइना का सबसे बड़ा जो यहाँ से जहाज गुजरता है, सबसे ज्यादा तेल जो आता है वो चाइना का ही आता है। मैं इसी के ऊपर आना चाहूंगी। चाइना के लिए 2 रूट्स और बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलाका एंड एक थ्रू कैस्पियन वाटर्स। कैस्पियन वाटर्स के ऊपर मेनली इजारादारी ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और रशिया की है और तुर्की है। तो चाइना के पास ऑल्टरनेटिव्स और हैं। सेम गोज फॉर अस। हमारे लिए भी जब तेल की बंदिश का इशू आया था तो हमने ये बात की थी कि हमारे बॉर्डर्स लगते हैं ईरान के साथ, फॉर सम टाइम्स इंसान इमरजेंसी या वर्स्ट केस सिनेरियो डिसीजंस ले लेता है। रशिया से भी हमारे पास डिस्काउंटेड ऑयल लेने की है, वो थी, इजाजत थी। इशू ज्यादा बना था यूरोपियन मुल्कों के लिए, किरण, के जिनके पास एक ऑल्टरनेटिव स्विस कनाल का रह गया था, बट स्विस कनाल इज वे टू नैरो, यानी पास ऑन ऑल दीज ह्यूज शिप्स। तो मसला जिनका
ऐसा था ना, इसीलिए वो आकर बैठे हैं जी। और बहुत सारे मसाइल जिनके थे, जापान है, यूरोपियन कंट्रीज हैं या फार ईस्ट के, उन्होंने इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा कि इस्लामाबाद वो जगह है जहां वो आएंगे, जहां वो बैठेंगे, बाकी वो कहीं नहीं आएंगे। उनका बाकी किसी जगह पर एतमाद नहीं था, इसीलिए उन्होंने जेडी वैंस को मांगा कि उन्होंने कहा कि हम इनको मॉनिटर कर रहे हैं, ये एंटी वॉर प्रोपेगेंडा के हमेशा से हामी रहे, तो वी वांट दिस। चाइना को भी उनकी ये अप्रोच पसंद आई है। हमारे जब अभी नायब वजीर खारजा गए, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार गए थे, उनको चोट भी हालांकि लगी थी, बट ही स्टिल ट्रैवल्ड, तो उसके ऊपर भी भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया। बट अगर हाल अहवाल बता दे कोई भारतीय मीडिया को, आप पहले भी ये बात बता चुके हैं, ठीक है, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उनके होश उड़ जाएंगे। यस एब्सोल्युटली। तो हम और आप शायद दें, आपने अभी कहा कि 2040 तक चाइना नहीं आएगा इस तरह के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह में, इसकी क्या रीजन है आपने बताया? इसलिए कि इनका हमेशा से एक बड़ा नेचुरल स्टांस है कि हमने अपनी इकोनॉमी को 2040 तक हमेशा बूम पर रखना है, बिकॉज दे आर इमर्जिंग सुपर पावर ऑफ द रीजन, दैट्स वी ऑल कैन सी। साउथ एशिया, साउथ चाइना सी की तरफ इनकी बहुत तवज्जो है, और इसके साथ साथ दे वुड नेवर लाइक टू बी पार्ट ऑफ एनी मेजर दैट गोज टू अ वॉर। इसलिए उन्होंने ईरान से भी ये बात की कि गो टू अ डायलॉग टेबल, वो उनके साथ हैं, ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता सकती हूँ। रशिया और चाइना उनके साथ हैं, इसीलिए मैंने आपको एक और जगह बताई है कि द कैस्पियन वाटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डिस्कशन जारी है नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुसूसी ट्रांसमिशन नाजरीन हमारी जारी है, और इसी ट्रांसमिशन के दौरान फॉर्मर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी एडवाइज़र हैं लॉरी वेटकिंस हमें प्रोग्राम में इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू सो मच लॉरी फॉर योर टाइम एंड वार्म वेलकम इन पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी सर, मैडम, इस्लामाबाद टॉक्स एंडेड, both teams are back to their homeland. There are two viewpoints, possible viewpoints. First, the talk did not work out. The second one is the team, they had dinner, they exchanged their points, talking points and all. What's your point? What do you see and what's going on now? I think this was a great starting point for the two sides to come together, and I just want to say thank you to Pakistan for being such beautiful and gracious hosts to everyone that is here, including international journalists, delegation members, diplomats, etc. This has really put Pakistan on the global map, in my opinion, and I'm just so proud of you all and so happy that things worked out the way that they did logistically for everybody, and you should be very proud of that. I will then say that I was disappointed that talks did not go longer than 21 hours, although I heard that J.D. Vance took a 4-hour nap. I just learned before when he got here. So I wish they would have gone longer, but I'm not surprised that they ended in the way that they did. When two sides come in with their heels dug in, that they're not going to move an inch, that's not really the terms that you want for negotiation. And so both sides are back at home now, or back to their capital cities, and you already see that Donald Trump has come out with another threat, because this just shows me that he feels once again that he is backed into a corner. He is disappointed. If anyone is disappointed that these talks did not end up more successfully than they did, the first is J.D. Vance, because he knew that him leading this delegation was launching him, or potentially had the potential to launch him into just a different world leader than he is. And he's running for president in 2028, and this would have been extremely valuable for him if he would have been able to achieve. Is this only a threat, in your opinion? So the threat that Donald Trump made earlier, like a couple hours ago, maybe less than that now, is that he's going to send the U.S. Navy, the U.S. military, to the Strait to essentially control it. Yes. Which cannot happen. That is not going to be achieved in any short order or in the immediate future, because it's just impossible. There are mines that need to be cleared. That could take weeks, if not months, for the military and our intelligence assets to be able to do that successfully. Secondly,
The American public, as well as I think the world, does not have an appetite for sending more U.S. troops into this region. Yes. I can tell you, I used to work at the Pentagon. I was a military spouse as well. My family has served in the military, so I understand what it's like when you have family members that have gone off to war and you are waiting for news or information to come back. These mothers and fathers, husbands and wives, kids, parents, brothers and sisters, they are very apprehensive about their family members going into a war that has not been clearly defined. There has been no clear definition of an emerging threat of why Donald Trump and Netanyahu decided to go into this. And so to send thousands more potentially, because you would have to send thousands to be able to control the strait. Then you're also taking potential aircraft carriers from other regions of the world out in theater where they're strategically placed right now. Also, they cannot immediately just steer the ship over to the strait. This takes time. And again, it shows that Donald Trump is naive in his thinking and his strategy, and he is not listening to his military advisors, the Joint Chiefs and the generals and admirals within these branches of what they are telling him to do, that this will be a very difficult endeavor. It will cost a lot of money, and it will put U.S. service members at risk. It's completely all right, and the very important point you took up, Laurie, you played a very important role in President Obama's administration. It has been reported that Israel had plans to attack Iran with both Presidents Obama and President Biden, but neither of them agreed on it. And right now, Donald Trump did it. What's your view on that? Well, I think that we're all seeing that that was not a wise move. There is a reason why, and generals have told Donald Trump this. There is a reason why, sir. For 47 years, presidents that came before you have not decided to do this. It should not be seen by the international community or to his MAGA base or anyone that's an American that is listening to him that I've been willing to do what nobody else was willing to do before. That is not showing a sign of strength. It is showing a bullying posture that puts our national security, our economy, our posture in the world as we used to be a leader. I think that that's winnowing away every single day by the things that he says and the things that he does. And so Bibi Netanyahu was able to convince Donald Trump on his last visit to the White House. He showed him a video of what this could look like. Donald Trump is very much into video imaging of blowing things up. And he conveyed to him, this will be very easy for you. This will be very easy for your military and the IDF to be able to accomplish. And we are seeing 7 weeks in that this is not a one and done. This is not Venezuela. This is nothing like Venezuela. And you can also see Donald Trump getting frustrated by this, that he's become bored. I hate to use that word because this is very serious, but he's become bored with this and wants to move on. And the last thing I will say is it's very interesting that every time there's a reemergence of the Epstein files or any information that seems to be coming out about that he wages the American, either the military, the American public, into chaos. And he has ruined our relationships with many of our allies in the process. All right, Laurie, you want to ask? Yeah. I just need to ask you a very quick question. Laurie, what's your thought about the issue that is right now hovering over the globe, that is discussing Pakistan's both military diplomacy and obviously on the other side of the Strait of Hormuz, the talks are right now initiating about putting on and implementing coercive diplomacy and coercive maritime diplomacy over Iran. You talked a bit about it, that Strait of Hormuz needs a lot of measures. We were just discussing in the earlier phase of the program that is this possible, and if they're talking about military coercion, so what sort of number, or if we talk about, I'll be very clear about that, boots on ground. Boots on ground is right now much talked about issue. Control Strait of Hormuz, do we need boots on ground or the Kharg Island and on the Strip, or do we need mega events that obviously will be leading to a lot of human life loss? That's a great question, and I'm glad that you brought that up, because there would be loss of life, not just for Americans, Iranians, okay? They will be impacted by this, and of course they already have been. And it pains me that they seem to be forgotten out of the conversation, and so I apologize if I didn't talk about them first, but
the 13 U.S. service members who have already died, the hundreds upon hundreds that have not even been reported because the Pentagon, as maybe you know, is very controlling of the media and the messaging that comes out, controlling even which journalists come in, and then retaliating against them when they report the truth. To have boots on the ground would mean that they would have to go to Karg Island. Yeah. They would have to go to the surrounding islands to be able to control, and that would involve boots on the ground, and that could involve casualties. I say could, but there's a high likelihood that it would. Also, it would involve blowing up infrastructure, civilian infrastructure that they need, that also our Gulf allies need. When you're blowing up desalination plants, where 90% of our allies rely on their water to come from. And you will see also, if this goes through, that I think Iran will continue to wage missile attacks on our allies, like, excuse me, the UAE, on Oman, on Qatar, etc., Bahrain.